तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी इक्वेशंस। पिछली बार हमने पढ़ी थी मोलैरिटी, अब पढ़ेंगे मोलैरिटी इक्वेशंस। देखो बेटा, मोलैरिटी इक्वेशन कहाँ पे यूज होती है? ठीक, देखो जब कभी हम क्या करें कि या तो डाइल्यूशन कर दे, और या फिर एक ऐसा काम हो सकता है डाइल्यूशन नहीं करनी हो तो दूसरा काम क्या होता है, मिक्सिंग हो जाए सोल्यूशन की, तब हम मोलैरिटी इक्वेशन का यूज करते हैं। बट उसके लिए हमें एक बात हमेशा समझनी है कि m इंटू वी जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं मोल्स। क्या बोलते हैं? मोल्स। अगर वॉल्यूम इन लीटर हो, अगर वॉल्यूम लीटर में हो तो m इंटू वी क्या होते हैं? मोल्स। और वहीं पर अगर वॉल्यूम बेटे मिलीलीटर में हो, m इंटू वी इन मिलीलीटर, सो दीज विल बी कॉल्ड एज मिलीमोल्स। इनको मिलीमोल्स कहते हैं। तो ये बस पहली बात आपके ध्यान में हमेशा रहनी चाहिए कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज मोल्स ऑफ फ्लूइड, एंड मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इट इज कॉल्ड एज मिलीमोल्स। क्लियर? अब देखो बेटे, जहां तक हम मोलैरिटी इक्वेशंस की बात करें तो मोलैरिटी इक्वेशन में सबसे पहली बात हमें क्या देखनी होती है? देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि वेदर डाइल्यूशन इज डन और वेदर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस इज डन। पहली बात तो ये हो सकती है कि हमें डाइल्यूशन करनी है। पहली बात तो ये हो सकती है कि वी हैव टू डू डाइल्यूशन। ठीक, डाइल्यूशन इज डन, डाइल्यूशन इज डन। या तो हमें डाइल्यूशन करनी होती है बेटा, और या फिर हमें बच्चे मिक्सिंग करनी होती है। ये दो चीजें होती हैं बेटा। ठीक है, या तो डाइल्यूशन करेंगे या मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है जी बेटे, जब डाइल्यूशन करते हो, व्हेन यू डू डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन में क्या होता है? डाइल्यूशन में क्या होता है बेटा? देखो, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हमारी इक्वेशन आती है m1v1 शुड बी इक्वल टू m2v2। जब कभी भी डाइल्यूशन करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो यूज होती है उसको बोलते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2। क्योंकि जब डाइल्यूशन करेंगे बेटे, जब वाटर डालेंगे तो ये तो ऑमिनस ही है ना कि हमने डाला वाटर, तो वाटर डालने से बेटा नंबर ऑफ मोल तो सेम रहेंगे ना, नंबर ऑफ मोल थोड़ी चेंज हो जाएंगे सॉल्यूट के। इसलिए इक्वेशन ये रहती है जब डाइल्यूशन करते हो, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। लेकिन बेटे इसमें जरा क्वेश्चन देखते हुए ना बहुत ध्यान से करना है। जैसे मैं इसको समझाने के लिए दो तीन क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अगर हमें ये बोल दिया कि इन 100 मिलीलीटर of 0.2 molar HCl, 900 milliliter of water is added. Water is added. Find final molarity. Find the molarity of solution. Find the molarity of solution. हमें solution की molarity निकालनी है। जब 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl में 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर को आप ऐड करते हो, तो देखो मेरे बच्चों, इसमें हमें m1 कितना दे रखा है? m1 इज गिवन 0.2, और जो v1 है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 100 मिलीलीटर। अब m2 हमें निकालने को कहा है, और v2, अब ये ध्यान देना था बेटा। देखो यहाँ v2 में हम क्या गलती कर सकते हैं, हम लोग यहाँ 900 भर सकते हैं, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। क्योंकि बेटे देखो, हमारे पास यहाँ पे 100 मिलीलीटर ऑलरेडी था और 900 मिलीलीटर वाटर को आपने ऐड किया है। ऐड करने का मतलब इसमें और ज्यादा ऐड किया, 100 में 900, तो फाइनल वॉल्यूम इज 100 प्लस 900 इज इक्वल टू 1000। बेटा बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, अगर वाटर को ऐड किया तो वो इसको ऐड नहीं करते, उल्टा ऐसे लिख देते हैं। अब हमें ये मालूम है कि फॉर्मूला था m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तो ऑटोमेटिकली m2 निकालना है तो m1v1 अपॉन v2 होगा। m1 0.2 है, v1 100 है, m2 हमें निकालना है, नीचे हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना बेटे? फटाफट से बोले, कितना आ जाएगा? ये काट दिया मैंने, तो 0.02 मोलर हो गया। ठीक है जी।
देखो बेटा, यहां से एक बात क्लियर करनी है कि अगर हमने वॉल्यूम को 10 टाइम्स बढ़ाया तो मोलैरिटी 10 टाइम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यानी कि मोलैरिटी, वॉल्यूम डबल करते हैं तो मोलैरिटी हाफ हो जाती है। अगर वॉल्यूम डबल करोगे तो मोलैरिटी हाफ हो जाएगी। वॉल्यूम को 4 टाइम्स करोगे, मोलैरिटी 1/4 हो जाएगी। वॉल्यूम को 10 टाइम करोगे, मोलैरिटी 1/10 हो जाएगी। तो ये मुंह जुबानी भी सॉल्व हो जाता है। पर इसमें सिर्फ यही गलती आपने नहीं करनी। दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे भी दे सकते थे कि इन 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl water is added to make the final volume 900 milliliter. ठीक, find the final molarity, आप फाइनल मोलैरिटी निकाल दो। तो बेटे ऐसे केस में आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगेन से M1 दे रखा है 0.2 और V1 दे रखा है 100 मिलीलीटर। M2 हमें निकालना है, लेकिन अब V2 कितना है? देखो बेटे, अब हमने फाइनल वॉल्यूम ही 900 तक बना दिया है, तो ऑब्वियसली अब फाइनल वॉल्यूम ही हमारे पास 900 मिलीलीटर है। इसलिए अब अगर हम इसको पुट करेंगे तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होगा, जिससे M2 जो आएगा वो M1V1 अपॉन V2 होगा। सो दैट इज 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 900। बेटा इन दो क्वेश्चंस में जो फर्क है वो फर्क ध्यान से महसूस करो बेटे, कि हमारे पास यहाँ वॉल्यूम हमने इतनी बना दी है और यहाँ हमारे पास वॉल्यूम इतनी हो गई है। तो ये फर्क है मेरे बच्चे, दिस इज द डिफरेंस। सो उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये समझ में आ गए दोनों क्वेश्चंस? जल्दी यस लिखने का। ओके, वेरी गुड अक्षित, शाबाश। तनिष्का गुड बेटे, परी, मुदिता ओके। तो ये पहली सिंपल इक्वेशन, ये सारे लोग जानते, सारे लोग करवाते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं थी। ये तो सीधे थी कि वाटर ऐड किया, डाइल्यूशन की, और हमने डाइल्यूशन करने के बाद ठीक हमने क्या निकाल ली, नई मोलैरिटी निकाल ली। तो इट इज वेरी सिंपल। बस इसमें एक ही ध्यान देना कि वाटर एडेड है या वाटर ऐड करके फाइनल वॉल्यूम गिवन है। ठीक, अब अगली बात है बेटा, अगर हमारे पास मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा अगर सॉल्यूशन की मिक्सिंग हो तो फिर से दो बातें सामने आ जाती हैं। अगर सॉल्यूशन की बेटा मिक्सिंग करवाई जाए तो फिर से दो बातें मेरे सामने आती है। या तो बेटा नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस होंगी, या तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस होंगी। ठीक, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। और या फिर मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्टिंग सॉल्यूशन हो सकती हैं। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हो सकती हैं और या नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हो सकती हैं। अब आप मेरे को पूछोगे सर हमें कौन सा सपना आएगा जो हमें पता चलेगा कि ये रिएक्टिंग सॉल्यूशंस है या ये नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस है, हमें कैसे समझ में आएगा? देखो बेटा वेरी सिंपल तरीके से समझ में आएगा। अगर हमने क्या किया, अगर हमने एसिड को एसिड में डाला, इफ वी ऐड एसिड टू एसिड, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेटा नॉन रिएक्टिंग, एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करता। या फिर आपने बेस को बेस में डाल दिया, बेस टू बेस, ठीक, तो वो भी आपस में रिएक्ट नहीं करने वाले। तो यानी यहाँ एसिड को एसिड में डाल दिया या बेस को बेस में डाल दिया, वो नॉन रिएक्टिंग हो गया। लेकिन वहीं पर अगर एसिड को बेस में डाल दो तो बेटा वो तो रिएक्टिंग हो गई होंगे।
एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे ही, और कुछ सॉल्ट्स होंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे, उसका आपको रिएक्शन दिया होगा या कुछ बताया गया होगा, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं रिएक्टिंग है कि नहीं। अपने आप तो हम इतना समझ सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड देख के, अगर दो एसिड को मिक्स करेंगे तो वो रिएक्टिंग नहीं होंगे, दो बेस को मिक्स करेंगे तो भी रिएक्टिंग नहीं होंगे, एक एसिड एक बेस विल ऑलवेज बी रिएक्टिंग। क्लियर? अब देखो बेटे, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस में, ठीक, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस में हमारे पास फॉर्मूला सिंपल होता है, mv इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो एंड फोर्थ। जितनी सॉल्यूशन आपने ऐड, ठीक, आपने 3 सॉल्यूशन ऐड की तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, 4 सॉल्यूशन ऐड की m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4 वो v4। मान लो हम 2 लेके चल रहे हैं, तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन अगर हम बात करें, 2 सॉल्यूशंस को जोड़ा है हमने, बाइनरी 2 सॉल्यूशंस को जोड़ा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v फॉर 2 सॉल्यूशंस where V is final volume। पर बेटा मान लो if final volume is not given, if final volume is not given, अगर हमारे को फाइनल वॉल्यूम नहीं दी है तो फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे V1 प्लस V2 से, और ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है that will be turning out into m1 v1 plus m2 v2 divided by v1 plus v2। तो ये 2 तरह के फॉर्मूले आ सकते हैं बेटा जब हमारे पास रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हो, एक जब हमें फाइनल वॉल्यूम गिवन है, ठीक, और दूसरा जब हमें फाइनल वॉल्यूम गिवन नहीं है, ठीक। तो ये 2 तरह के फॉर्मूलाज यू कैन अप्लाई। जैसे अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो सके। देखो बेटा, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन करते हो, आपको ये कह दिया कि 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, 100 milliliter of 0.1 molar HCl is added to 100 milliliter of 0.1 molar HCl is added to 400 milliliter of 0.2 molar HNO3. Find the resulting molarity, ठीक। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी का जो बी पार्ट है बेटा, बी पार्ट में बोला फाइंड द मोलारिटी when total volume is made up to if total volume is made up to 1 लीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। अब देखो बेटे क्या है कि यहां पे सबसे पहली बात हमें देखनी है कि ये रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग है। तो हमने देखा ये HCl है विच इज एन एसिड, ये HNO3 ये भी एसिड है, तो ये नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस है। अब इसमें हमारे पास M1 मान लो HCl का ले लिया, ठीक, तो HCl का M1 जो आएगा वो 0.1 है और उसका V1 जो है वो 100 मिलीलीटर है, ठीक है जी। और M2 मान लो HNO3 का ले लिया है तो वो 0.2 है और V2 400 मिलीलीटर है। अब यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला आ जाएगा M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ऐसे केस में सिंपली हमारे पास क्या आ गया, 0.1 into 100 plus that of 0.2 into 400 divided by total volume that is 400 plus 100 500। इसको सॉल्व करो, ठीक, 400 प्लस, ऐसे मैं प्लस करके दिखा देता हूं भाई, कल को तुम्हें दिक्कत आ जाए, इसको सॉल्व करो, आंसर निकाल लेना। और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम दे रखी है
तो यहाँ पे M1 तो हमारे पास कितना था 0.1, V1 हमारे पास वही था बेटा कितना 100 मिलीलीटर, M2 हमारे पास कितना था 0.2 और V2 हमारे पास कितना था 400। बट दिस टाइम फाइनल वॉल्यूम V दिया हुआ है 1 लीटर। बेटे अगर ये मिलीलीटर्स में है सो दिस मस्ट आल्सो बी रिटन इन मिलीलीटर, तो इसको 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं और या फिर इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट तो एक ही रखना होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा m इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय फाइनल v, डिवाइडेड बाय फाइनल v। तो मेरे प्यारे बच्चे 0.1 इंटू 100 प्लस दैट ऑफ 0.2 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1000, ऐसे बेटे आप मोलैरिटी निकाल सकते हो जब हमारे को फाइनल वॉल्यूम दे दिया गया हो। तो आप देखो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया था तो फाइनल वॉल्यूम निकाला गया V1 प्लस V2 से। अगर फाइनल वॉल्यूम दिया गया था तो एज इट इज पुट कर दिया गया। अगर 3 सॉल्यूशन होते तो हम यहाँ पे M3 V3 भी प्लस कर देते और यहाँ नीचे वॉल्यूम में V3 भी कर देते। बोलो बेटा ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए और ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड बेटे, शाबाश। अब ये मिटा रहा हूं। अरे कार्तिक है, बी पार्ट में सिर्फ फाइनल वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। तो बेटा हमने 1 लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर यहाँ पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया, नथिंग एल्स। वो ज्यादा टेंशन वाली बात हमारे को थोड़ी भी है। बोलो क्लियर? बोलो बच्चे, कार्तिकेयन ओके ओके ओके। अब ये मिटा देता हूं भाई, आपने नोट कर लिया होगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, ठीक ये वाली इक्वेशन यहां तक भी सभी बता देते हैं। अब जो बताने जा रहा हूं बेटा ये नहीं पता किसी को। अब हम बात करेंगे रिएक्टिंग इक्वेशन। अगर रिएक्टिंग होगी तो बेटा फिर आगे फिर दो चीजें आ गई। अगर ये रिएक्टिंग हो गई फिर दो चीजें आ गई। वो दो चीजें क्या है? या तो कंप्लीट रिएक्शन हो, या तो कंप्लीट रिएक्शन हो यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट रिएक्शन हो, और या फिर बेटे इनकम्प्लीट रिएक्शन हो, इनकम्प्लीट रिएक्शन। अब ये दो चीजें हो सकती है भाई, या तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया और या तो रिएक्शन इनकम्प्लीट हो गया। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया ना बेटा तो हमारे पास रिएक्शन है, इक्वेशन बनती है M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी जिंदगी में पता करके ला दोगे ना कि N1 N2 क्या है तो जरूर मान जाऊंगा कि हाँ आपको आ गया। आप किसी से पूछना ये N1 है, पहले तो ये पता ही नहीं है किसी को कि ऐसी भी इक्वेशन होती है, और अगर पता भी है तो वो N1 N2 जो है वो बोलेगा ये नंबर ऑफ मोल्स है, कोई बोलेगा ये N फैक्टर है, वो बोल तो अपना फैक्टर सुधार ले वही बहुत अच्छा है। ठीक, ये कुछ भी नहीं है। N1 N2 एक्चुअली बेटा ये स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं, ये होते हैं स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स, coefficients of a balanced chemical equation, coefficients of a balanced chemical equation, balanced chemical equation, chemical equation। मेरे बच्चों ये जो N1 N2 है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं। एक बात समझ लेना, कभी भी रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हो तो बिना इक्वेशन के आगे बिल्कुल भी नहीं चलोगे। समझ में आई?
बिना इक्वेशन के नहीं, इक्वेशन बनानी हो। जैसे देखो बेटा, हमें क्वेश्चन यहां पे दिया, देखो क्वेश्चन क्या दिया, हमें बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ H3PO4, what volume of H3PO4 having molarity 0.2 molar is needed for complete neutralization of 100 milliliter of 0.3 molar NaOH। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन दिया, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H3PO4 having molarity 0.2 molar is needed for complete neutralization of 100 milliliter of 0.3 molar NaOH। तो सबसे पहली बात आप देखोगे कि ये एक एसिड है और ये एक बेस है। तो एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है, ये एक रिएक्टिंग सॉल्यूशन बनेगा जो आपस में रिएक्ट करेगा। अब रिएक्टिंग होगा तो मैंने कहा बिना इक्वेशन के आगे बिल्कुल नहीं चलना है। तो इक्वेशन में मेरे पास था H3PO4, इसको रिएक्ट करवाया जा रहा है NaOH के साथ और ये हमें देगा Na3PO4 प्लस वाटर। इस इक्वेशन को करना होगा बैलेंस, क्योंकि यहां से 3 H निकलते हैं इसलिए इसके आगे बेटा मैंने 3 लगा दिया है। ठीक, तो 3 Na हो गए, फॉस्फेट एक था वो ठीक है, और हमने यहां पे ऐसे करके अब ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब देखो भाई, आपके पास इसकी मोलैरिटी गिवन है, वो है 0.2 से इसको M1 बोल दिया। इसकी वॉल्यूम V1 हमें निकालनी है और इसका N1 कितना है। देखो बेटा, इसके आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। नहीं लिखा तो मतलब ये 1 मोल है, यानी N1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। वहीं पर यहां पे M2 जो है उसकी वैल्यू 0.3 है, M2 की वैल्यू 0.3 है और V2 जो है वो बेटे हमारे पास यहाँ 100 मिलीलीटर है, V2 100 मिलीलीटर है। और रही बात N2 क्या है, आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे है और ये 3 है, तो बेटे जी यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, यहां पर 3 लिख देंगे। अब हमारे को सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है और हमें सब कुछ पता है। 3 मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब फॉर्मूला यूज्ड हमें पता था M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। ठीक है जी, M1 की वैल्यू है 0.2, V1 हमने निकालना है, N1 की वैल्यू है 1। ठीक, और M2 की वैल्यू है मेरे पास 0.3, V2 की वैल्यू है बेटे जी 100 और N2 की वैल्यू है 3। सॉल्व करके V2 निकाल लो। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात सारी समझ में आई कि नहीं आई? ओके, वेरी गुड एंड वेरी गुड। तो आपने ये अच्छे से देख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटे। तो बेसिकली ये N1 N2 क्या है? ये N1 N2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो आगे लिखे होते हैं। ठीक, वो जैसे अगर यहाँ 2 लिखा होता तो यहाँ मैं 2 लेता, यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ 3 लिया। इस तरह से अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 लिया। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। So this is the equation. This equation is used for the complete reaction. If there is a complete neutralization, yeah, complete reaction is there. So equation is this: M1V1 by N1 is equal to M2V2
बाय N2। ठीक है जी। अब आगे देखिएगा प्लीज। अब हम बात करेंगे, ये मिटा दूं बेटा, क्वेश्चन मिटा देता हूं ये वाला। नाउ सी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन इनकम्प्लीट रिएक्शन टेक्स प्लेस, व्हेन रिएक्शन इज इनकम्प्लीट। अब रिएक्शन अगर इनकम्प्लीट हुआ तो बेटे फिर दो बातें हैं। अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट हुआ फिर दो बातें हैं। ठीक, या तो लेफ्ट ओवर यानी बचे हुए सब्सटेंस की मोलैरिटी निकालो, लेफ्ट ओवर की, और या फिर प्रोडक्ट की। दोनों में से एक हो सकता है। या तो प्रोडक्ट पूछा, उसमें भी प्रोडक्ट की मोलैरिटी निकालो, और इनकम्प्लीट है तो कुछ बचा भी होगा तो लेफ्ट ओवर की निकालो। देखो बेटे, लेफ्ट ओवर की मोलैरिटी जब निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, m इज इक्वल टू m1v1 अपॉन n1 माइनस m2v2 अपॉन n2 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम इनटू n1। ओए मां, इतनी भयंकर इक्वेशंस है? कुछ भयंकर नहीं है। एक सेकंड के लिए ध्यान देना ताकि तुम्हें मैं समझा सकूं। देखो इधर ध्यान देना। जैसे हम ये जानते थे कि m इंटू वी, ये क्या होता था? हमने बोला ये मोल्स होते थे। डिवाइड बाय n कर देते हैं तो इनको इक्विवेलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस बोलते हैं। देन दे आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंस। ठीक है जी। अब हमारे बचे हुए इक्विवेलेंस वो होंगे m v अपॉन n। ये बचे हुए इक्विवेलेंस होंगे। और बेटा वो कैसे निकालेंगे? हम एक सॉल्यूशन लेंगे m1v1 अपॉन n1, ये इक्विवेलेंट्स एक सॉल्यूशन के हैं। उसमें से m2v2 अपॉन n2 दूसरे के इक्विवेलेंट माइनस कर देंगे। और हम ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमें ये वो लेना है जो बड़ा होगा, क्योंकि आंसर माइनस वो थोड़ी निकालेंगे। जो ज्यादा इक्विवेलेंट्स होंगे वो पहले लेंगे, और जो कम इक्विवेलेंट्स होंगे उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तभी तो बचा हुआ निकलेगा। ठीक, तो ये बचे हुए निकलेंगे। तो ऑब्वियसली बेटा जो हमारे पास बचेगा वही जो ज्यादा होगा, यानी जो बड़ा होगा। इसलिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसी का रहेगा। यहां पर बचेगा वही जो ज्यादा होगा। आपने 15 रोटियां रख ली, इतनी सी दाल रख ली, कौन पहले खत्म हो? ऑब्वियसली दाल खत्म हो गई, बची क्या? रोटियां। तो रोटियों का नंबर ही लगेगा। उसी तरह से यहां पे हमने जो ज्यादा लिया था उसको 111 लिखा। ठीक, और वही बचेगा तो उसी का यहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बचना है। तो एक्चुअली दिस n इज n1। ये n क्या है? n1 है। तो ये n1 है और ये फाइनल वॉल्यूम है। अब यहां से मोलैरिटी निकाल लो। ये आया m1v1 अपॉन n1 माइनस m2v2 अपॉन n2। ठीक, डिवाइडेड बाय, ये वाला v नीचे चला गया v, और ये वाला n1 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया n1। तो बन गई वो इक्वेशन की नहीं? यानी ज्यादा मिली इक्विवेलेंट, ज्यादा इक्विवेलेंट में से कम इक्विवेलेंट माइनस करने हैं तो बचे हुए निकलेंगे। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका बना रहेगा? जो बचा हुआ है। वॉल्यूम कौन सा रहेगा? टोटल वॉल्यूम रहेगा। टोटल वॉल्यूम कितना होगा? सर v होगा जी। इसलिए इक्वेशन ऐसी ऐसी कुछ नजर आएगी, हमें देखने में टफ लगेगी, टफ है नहीं है। ये mv अपॉन n1 है, फिर v इज फाइनल वॉल्यूम, m इज फाइनल मोलैरिटी, m1v1 अपॉन n1 माइनस m2v2 अपॉन n2। इससे हम ये लेफ्ट ओवर की मोलैरिटी निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये लेफ्ट ओवर की मोलैरिटी निकाल लेंगे। पर सर अगर प्रोडक्ट की पूछिए। हाँ जी सर, इसमें भी n जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही रहेगा ना? जी हाँ, n तो वही है, n कोई चेंज नहीं हुआ बिटिया, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही रहेगा। ठीक है, यस सर। अब देखो बेटे,
बात आती है प्रोडक्ट की। अब हम प्रोडक्ट का निकालना चाह रहे हैं। किसका निकालना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट का, मोलारिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो बेटे, +1 में एक चैप्टर होता था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें सबसे पहले तुम्हें करवाते थे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, और वहां पे बताते थे लिमिटिंग रिएजेंट। मुझे नहीं पता कि तुम्हें बताया गया कि नहीं बताया गया, बताया ही गया होगा, बट अगर नहीं भी बताया है तो ध्यान से सुन लो। भैया, लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए। किसी रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाए उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, क्योंकि उसी की वजह से रिएक्शन रुकेगा। अब भैया, आपने 15 रोटियों के साथ इतनी सी दाल रख ली, दाल पहले खत्म तो क्या सूखी रोटियां फांकोगे? नहीं ना। तो वो आपके खाने को लिमिट किसने कर दिया? उस अमाउंट ऑफ दाल ने, उस अमाउंट ऑफ दाल ने खाने को लिमिट कर दिया मेरे भाई। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। जितना लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम मिली इक्विवेलेंट लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले खत्म हो गया, पहले कौन खत्म हुआ? जो छोटा था। तो बताओ, ये लिमिटिंग रिएजेंट या ये लिमिटिंग रिएजेंट? जल्दी बोलो। सेकंड वाला M2 वाला। सेकंड वन। यस, सेकंड वन। तो लिमिटिंग रिएजेंट था हमारे पास, उसका था M2V2 अपॉन N2 शुड बी इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए हम 3 लगा देते हैं, M3 मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल वॉल्यूम अपॉन N3 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। जहां 3 किसके लिए लगा दिया? प्रोडक्ट के लिए। आप PP लगा दो मेरी बला से। तो ये तीसरा हमारे पास, ये इक्वेशन आगे हमारे पास बन गई कि लिमिटिंग रिएजेंट के मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर प्रोडक्ट के मिली इक्विवेलेंट बनेंगे। सर नहीं समझ आया, तो देखो क्वेश्चन से ही तो समझ में आएगा। हमें बोल दिया इन 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर H3PO4, ठीक, H3PO4 400 मिलीलीटर of 0.2 मोलर CaOH का होल ट्वाइस सॉल्यूशन या बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक, is added. Find the molarity of number 1 left over, बचे हुए की, नंबर 2 प्रोडक्ट। एक तो हमें पूछी लेफ्ट ओवर की और दूसरी प्रोडक्ट। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें ये पता है जब भी कभी हमारे पास रिएक्टिंग हो तो इक्वेशन के बिना चलना नहीं है। अब ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है H3PO4 प्लस BaOH का होल ट्वाइस विल गिव अस Ba, ठीक, 3PO4 का होल ट्वाइस प्लस वाटर। तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो बेटे ऑब्वियसली यहां पे 2 और यहां 3 आएगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि बेटा इसकी वैलेंसी 2 होती, इसकी वैलेंसी यहाँ पे 3 आ जाएगी, तो उस हिसाब से बैलेंस कर दिया हूं मैं। तो यहाँ पे बेटे आपका 3 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बेटे हमने क्या किया, अभी ध्यान देना प्लीज, पेन छोड़ो पहले समझो। मैंने इसका M लिख दिया, अभी 1 1 नहीं लिखना ना, नो 1 1 नो 2 2, सिर्फ M लिखने का। M लिखा 0.1, V लिखा 100 और N लिखा कितना? इसके आगे 2।
ठीक, यहां पे m लिखा कितना, इसका m कितना है 0.2, यहां b लिखा कितना, इसका वॉल्यूम 400, और यहां n लिखा कितना 3। अभी हमने 1 2 नहीं लिखा, सिर्फ हमने इसकी गिवन मोलैरिटीज वगैरह लिखी है। तो पहले हम ना ये निकाल लेंगे mv/n, इधर देखना मैंने ऊपर लिख रहा हूं, ठीक, mv/n ये निकाल दो। तो पहले आया 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया बेटा जी 5 आ गया। तो जी 5 आ गया मेरे दोस्त, ठीक, ये आ गया किसका, ये आ गया 5 किसका आ गया, ये आ गया H3PO4। mv/n is 5 of H3PO4। और उस तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड का देखेंगे 0.2 इंटू 400/3, 0.2 इंटू 400/3, ठीक है बेटे। इसको ना मैं सिर्फ आसान करने के लिए यहाँ 0.3 कर रहा हूं, बाकी कुछ ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ये कि तुम्हें क्वेश्चन आसानी से समझा सकूं, इसलिए मैंने 0.3 कर दिया है। बाकी ऐसा नहीं कि हमें हर बार करना होता है। तो यहाँ पे जैसे बच्चों की तरह कर दो, यहाँ 10 कर दो, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 40। तो बेटा जी ये 40, ये 5, तो बड़ा कौन, ये 40 किसका आया, ये 40 आया बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो बड़ा कौन, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड बड़ा, तो उसके पीछे 1 1 1 लिख दो, और H3PO4 छोटा तो 2 2 2 लिख दो। ये पहली बात है हमारे, इसमें सबसे पहले हम mv/n का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट निकालेंगे, जो बड़ा होगा उसके पीछे 1 1 1, क्योंकि हमें बड़े वाला 1 1 1 चाहिए, और जो छोटा होगा उसके पीछे 2 2 2। नाउ इट इज वेरी सिंपल। अब मुझे मान लो इसकी मोलैरिटी निकालनी थी लेफ्ट ओवर की, तो मुझे बोला गया था ये थी m1v1/n1 माइनस m2v2/n2 डिवाइडेड बाय क्या था b इंटू क्या था n1। तो भैया ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब 1 1 1 वाला कितना था 40, माइनस 2 2 वाला कितना था 5, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी थी 100 प्लस 400, दैट इज 500, और n1 कितना था 3। लो जी सॉल्व हो गया। अब ये लेफ्ट ओवर के लिए सॉल्व हो गया। ये हमने यहां निकाला था, बेरियम हाइड्रोक्साइड का 40 आ रहा था और इसका 5 आ रहा था, तो 40 को एज इट इज 1 1 1 में, 5 को 2 2 2 में, फाइनल वॉल्यूम दिस प्लस दिस दैट इज 500, और n1 कितना है 3, तो n1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो लेफ्ट ओवर के निकल गई मोलैरिटी। और रह गया, अब रह गया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है उसके लिए मैंने बोला m2v2/n2। अब 2 2 वाले तो ये थे, तो प्रोडक्ट के लिए हमने बोला कि हमें m2v2/n2 शुड बी इक्वल टू m ऑफ प्रोडक्ट v फाइनल n ऑफ प्रोडक्ट। यही था ना मेरे दोस्तों, कोई नई चीज तो नहीं। अब ये 5 था, यानी इसकी वैल्यू 5 थी, इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट निकालना था, फाइनल वॉल्यूम 100 प्लस 400 यानी 500, और इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या कुछ नहीं है, तो यहां 1 लगा दो। लो जी सॉल्व करो, मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट सामने आ गया, सॉल्व करो मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट सामने आ जाएगा। बोलो बेटे ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्विकली बोलने का यस और नो, जल्दी बोल लेना। किसकी प्रॉब्लम है भाई,
बंद कर दो भाई, बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है इससे। माइक बंद कर दो, मैं बता देता हूँ भाई। तो सनी भैया यार देख लिया करो, माइक ऑन है, आप मजे ले रहे हैं गानों के हैं। सर हाँ जी, प्रोडक्ट समझाना एक बार, प्रोडक्ट वाला न्यूमेरिकल। बिल्कुल समझाएंगे जनाब। तो आपको प्रोडक्ट में मैंने कहा था M2V2 अपॉन N2 इज M3V फाइनल अपॉन M3। तो M2V2 अपॉन N2 कितना निकाल दिया यहाँ पर भाई, ये 2 लगा दिया ना अभी मैंने, ये देखो ये निकाला है ना, तो 2 निकला 5, तो 5 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल वॉल्यूम थी यहाँ पर, तो फाइनल वॉल्यूम इन दो को ऐड करके निकली 400 प्लस 100 500, और इसका N3, इसके आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या कुछ है यहाँ पर, अगर नहीं है तो हम 1 लगाएंगे, तो यहां आ गया 5 इज इक्वल टू MP इंटू 500 दैट इज फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय N3 दैट इज 1, तो इजीली निकल गया हमारे पास। अभी बोलो भाई, सभी को समझ में आ गया, सहज समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो बेटा देखो, लोग सिर्फ यहीं पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, पर आपने क्या क्या किया है मेरे साथ, ये थोड़ा ध्यान से एक बार रिमाइंड कर लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर आप लोगों को ये आना चाहिए, ठीक, ये ना हो कि आप लोगों को आए ही ना, ये वो नहीं चाहता हूं भाई, ठीक। देखो, अगर तुमसे किसी ने पूछा कि बच्चों जरा मोलैरिटी इक्वेशन बताओ, तो उनसे पहले बोलना कि सर ये बताओ कि डाइल्यूशन के लिए जानना चाहते हो और या फिर आप मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के लिए जानना चाहते हो। तो भाई साहब कहते हैं जी डाइल्यूशन के लिए बता दो, तो बोलना सर M1V1 शुड बी इक्वल टू M1 M2V2, क्योंकि MV जो होते हैं वो मोल्स होते हैं, अगर हमारी वॉल्यूम लीटर में हो, अगर मिलीलीटर में हो तो मिली मोल्स होंगे। जब डाइल्यूशन किया तो डाइल्यूशन करते हुए आपने पानी डाला है, बाकी तो कुछ डाला ही नहीं है, तो अगर आपने सिर्फ पानी डाला है और कुछ नहीं डाला है तो ये तो ऑटोमेटिक सी बात हो गई कि नंबर ऑफ मोल्स मस्ट बी सेम, इसलिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये हमारी पहली इक्वेशन होती है सर। अब उसने बोला अच्छा तुम बोल रहे थे कुछ मिक्सिंग भी करके दिखाओ, तो बोला चलो ठीक है मिक्सिंग है, तो ये बताओ कि आपको नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन का पूछना है कि रिएक्टिंग का। भाई साहब बोलते सर रिएक्टिंग का ही बता दो बेटा, तो कहना कि भैया ये बता दो वॉल्यूम फाइनल दी हुई है कि नहीं दी हुई है। उसने बोला वॉल्यूम फाइनल दी है, तो कहना भी ऐसा है M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V, है ना। हमें ये भी आता है कि अगर फाइनल वॉल्यूम ना दी हो तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है उनका सम कर लेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। बोला सर ये तो सारे बता देंगे, अब हम आपको पढ़ाते हैं, आपने पढ़ा लिया हमारे को, अब हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर रिएक्टिंग सॉल्यूशन हो तो कैसे निकालते हैं। तो कहना रिएक्टिंग सॉल्यूशन में हमें यह पता होना चाहिए कि हम कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहे हैं या इनकम्प्लीट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे M1V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक। जहां पे N जो होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा सर, लोग इसको N फैक्टर बोलेंगे पर उनको ये पता नहीं होगा कि N फैक्टर किसका है, ठीक, इसलिए इसको आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलिएगा, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। उसके बाद बोलना अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन हुआ तो सर हम लेफ्ट ओवर की भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी, लेफ्ट ओवर की भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट की भी निकाल सकते हैं। जब लेफ्ट ओवर की निकालते हैं सर मोलैरिटी, तो हम लिखते हैं M1V1 अपॉन N1 माइनस M2V2 अपॉन N2 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम इनटू N1। यहां ऐसे लिख देता हूं फाइनल वॉल्यूम, यहां N1, और ये हम 1 1 1 उसके लिए लगाते हैं सर जो बड़ा हो, जो ज्यादा हो उसके लिए हम लगा देते हैं, और जो लिमिटिंग रीजन कम हो उसके लिए हम 2 2 लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते पहले इक्वेशन बनाते हैं सर, इक्वेशन बनाने के बाद फिर MV अपॉन N सॉल्व करते हैं सर, और उसमें जो कम आ जाता है
उसको 222 लिखते हैं, जो ज्यादा आता है उसको 111 लिखते हैं, और फाइनल वॉल्यूम यहाँ लिखते हैं, और बड़े वाले का यानी कि बचे हुए का N1 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट ओवर यानी बचे हुए सब्सटेंस की मोलैरिटी निकलती है। पर सर कभी कभी प्रोडक्ट की विधि होती है, तो उसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट लेना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट जो कम था, कम कौन था? M2V2 अपॉन N2, M2V2 अपॉन N2 इज इक्वल टू M3V फाइनल अपॉन N3। ये 6 मोलैरिटी इक्वेशंस बेटे मैंने तुम्हें करवाई है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? जल्दी बोलने का। बेटे मैं गारंटी देता हूं कि कोई ने भी तुम्हें ऐसे करवा दिया, ये इक्वेशन बता दी, तो जो बोलोगे कर दूंगा दोस्त। ठीक, ये आम आदमी जानता ही नहीं इक्वेशन, करेगा क्या? ठीक, खास खास लोग ही जानते हैं, जैसे तुम खास हो तो तुम लोग जान गए, है ना। आम आदमी कैसे करेगा इसको? कर ही नहीं पाएगा। तो चलो फिर, इससे पहले कि हम आगे चलें, हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे को समझ में आ सके। लिखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर what volume of 0.1 molar BaCl2 is required? What volume of 0.1 molar BaCl2 is required for complete precipitation? For complete precipitation of Ba3PO4 का whole twice, of Ba3PO4 का whole twice from 100 milliliter of 0.2 molar Na3PO4 solution. For 100 milliliter of 0.2 molar Na3PO4 solution, इक्वेशन दे रखी है बेटे आपके पास 3BaCl2 प्लस 2Na3PO4 giving us Ba3PO4 का whole twice प्लस HCl। थोड़ा सा बैलेंस भी कर दिया इक्वेशन हमने, HCl नहीं NaCl। ठीक है, यहां 6 लगा दिए तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलो, अब हमें ये बोल दिया गया है कि भैया इसकी मोलैरिटी BaCl2 की मोलैरिटी कितनी दे रखी है बेटा? 0.1 मोलर। इसकी वॉल्यूम पूछी है, ठीक है जी, जबकि इसकी मोलैरिटी हमें दे दी गई है, और इसकी मोलैरिटी हमारे पास 0.2 है, ठीक, और इसका वॉल्यूम भी हमारे को दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम हमारे पास 100 मिलीलीटर है, और मैंने आपको इसकी वॉल्यूम पूछी है। चलो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट से निकाल के बताओ। जल्दी करो जल्दी। कार्तिकेयन, क्वेश्चन ये था बेटा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर BaCl2 is required for complete precipitation
of BA3PO4 का whole twice from 100 milliliter of 0.2 molar Na3PO4 from 100 milliliter of 0.2 molar Na3PO4. चलो क्विकली, शाबाश, अच्छे बच्चे रोते क्यों, सुंदर आंखें खोते, क्विकली। आर्यन गलत है, खुशबू ठीक है। अक्षित दोबारा लिख दो बेटा, मैं देख नहीं पाया था तुम्हारा पहले आंसर। यस सानवी बिल्कुल करेक्ट है। यस अक्षित बिल्कुल सही है। ईशप्रीत गलत है। देखो भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, भगवान जाने। जय ठीक है बेटा, यहाँ पे n जो है वो 3 है और यहाँ n जो है वो 2 है। ये 3 लिखा है, ये 2 लिखा है। अब ऑब्वियसली यहाँ, क्योंकि ये तो हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन वाली थी, ठीक है मुदिता, कंप्लीट रिएक्शन वाली ये इक्वेशन आनी है, तो 1 1 1 2 2 2 लगा सकते हैं। ठीक, जब इनकम्प्लीट होता है तो पहले सॉल्व करना पड़ता है, कंप्लीट में तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2 v2 अपॉन n2। तो m1 निकालना, m1 था 0.1, v1 हमें निकालना था बाय 3 इज इक्वल टू m2 था 0.2 इंटू v100 डिवाइड बाय 2। तो मेरे हिसाब से v1 का आंसर 300 मिलीलीटर आता था। कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी था यार ये। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब फटाफट से बोलो, मोलैरिटी इक्वेशंस समझ में आती हैं? तो चलो अब हम इस पे खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, बिफोर मूविंग फर्दर, ऐसे जल्दबाजी में आगे भागने का कोई फायदा नहीं होता बेटा। जब तक कि हमें अच्छे से चीजें आ ना जाए, तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे आगे भागते रहो, आगे भागते रहो और बाद में पता चले जी आया ही कुछ नहीं, तो वो वाला काम अपन नहीं चाहते हैं। तो चलो फिर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। लिखते चले जाना क्वेश्चन और सॉल्व करते जाना क्वेश्चन, ठीक है? अब मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ रिएक्टिंग कहाँ नहीं रिएक्टिंग, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 100 milliliter of 2 molar HCl, 100 milliliter of 2 molar HCl is mixed with 100 milliliter of 2 molar HCl is mixed with 200 milliliter of 3 molar HCl, 200 milliliter of 3 molar HCl, and the resulting solution is diluted to 600 milliliter. 600 milliliter. What is the molarity of final solution? What is the molarity of final solution? Excuse me, sir. बेटे, Can you please repeat? Your voice was not clear. okay, लिखिए 100 milliliter of 2 molar HCl, 100 milliliter of 2 molar HCl is mixed with 200 milliliter of 3 molar HCl. And the resulting solution is diluted to 600 milliliter.
What is the molar concentration of solution? तो बेटे जी HCl दिया था 100 मिलीलीटर, उसकी मोलैरिटी थी 2 मोलर, उसको HCl में डाला 200 मिलीलीटर और मोलैरिटी थी 3 मोलर, फाइनल वॉल्यूम ये नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस वाला फार्मूला जिसमें फाइनल वॉल्यूम गिवन है। तो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय फाइनल V पुट करके आंसर निकालो 1.33 मोलर। चलो अगला क्वेश्चन करना है, लिखो 100 milliliter of 1 molar, 100 milliliter of 1 molar H2SO4, 100 milliliter of 1 molar H2SO4 requires 200 milliliter of 0.5 molar of 0.5 molar of a base, What is acidity of inorganic base? What is acidity of inorganic base? What is acidity of inorganic base? Yes. 100 milliliter of 1 molar H2SO4 solution requires 200 milliliter of 5.5 molar inorganic base. हमारे पास H2SO4 है और एक बेस है, मैं उसको BOH लिख देता हूं, ठीक। अब हमसे बोला है कि इसका जो रादर मोलैरिटी है वो 1 है, वॉल्यूम 100 है, ठीक है जी, और इसका हमारे पास मोलैरिटी कितना दे रखा है भाई? इसकी मोलैरिटी हमें दे रखी है, इसकी मोलैरिटी हमें दे रखी है बेटा कितनी? 0.5, और वॉल्यूम दे रखा है, इसका कितना दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है 200 मिलीलीटर। और हमसे पूछा है कि अगर इसकी बेसिटी यानी यहाँ पे X लगा देते हैं, हमें नहीं पता कितने OH दे रहा है, वो निकालना है, ठीक। तो बेटे बेसिकली कुछ नहीं, हमें इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना होगा, ठीक है ना। बस इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने निकालने होंगे। देखो बेटा ये 2H देता है तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटे, बेसिकली ये 2H देगा, ये XOH देगा, तो इसके आगे X लग जाएगा, इसके आगे 2 लग जाएगा, तब ये बैलेंस हो जाएगी, देखो 2 into X, 2 into X कितना हो गया? 2X, और यहां पे भी X into 2, 2X, बैलेंस हुई ना इक्वेशन, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी ऐसे करके। अब इसका मतलब इसका n जो है वो x है और इसका n जो है वो 2 है, तो अगर इसको मैंने 1 1 1 लिख दिया, इसको 2 2 2 लिख दिया, तो फॉर्मूला बन गया M1 V1 अपॉन N1 शुड बी इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात थी। या 1 into 100 अपॉन X और या 0.5 into 200 अपॉन 2, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब X निकल के बाहर आया कितना? 2। X निकल के बाहर कितना आया? 2।
इसका मतलब इसकी बेसिस, इसकी जो एसिडिटी है, कितने OH एसिडिटी होता है, कितने OH देता है कोई, तो एसिडिटी हो गई यहां पर कितनी 2, तो ऐसे समझ लेना इसकी एसिडिटी 2 है। दोबारा समझा देता हूं, बहुत सिंपल बात ये थी कि H2SO4 2H देगा और ये XOH देगा, तो हम एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते हैं, ठीक। तो इसका x यहां पे आ गया और इसका जो 2 है वो यहां पे आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, उससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाया करेगी, ठीक है जी, बड़ी आराम से। यहां से h कितने मिलेंगे 2x, यहां से OH कितने मिलेंगे 2x, तो बैलेंस होगी इक्वेशन। तो इसका n1 दे रखा है, इसका v1 दे रखा है, n1 x आ गया, ठीक। इसका m2 दे रखा है, इसका v2 दे रखा है, n2 2 आ गया। हमने इक्वेशन पुट किया, x निकाला कितना 2, तो मतलब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है मतलब 1 मोल 2 OH देता है, इसलिए इसकी जो एसिडिटी होगी बेस की वो 2 हो जाएगी। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भाई? बेटा एसिड बेस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं देखते हुए, एसिड बेस रिएक्शन क्या होते हैं? एसिड बेस रिएक्शन में एसिड H देता है, बेस OH देता है, और हमने यहाँ पे बेसिसिटी एसिडिटी पूछी थी, ठीक है। तो एसिडिटी जो होती है वो होती डिस्प्लेसेबल OH, बेसिसिटी होती डिस्प्लेसेबल H। समझ में आई बात? ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, ये आएगा नहीं तुम्हें, ये मैं खुद ही करवाता हूं तुम्हें। इट्स अ डिफिकल्ट लेवल ऑफ अ क्वेश्चन, लिख लो पहले, लिख लो, लिखो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 having density 1.8 gram per cc, 1.8 gram per cc required to prepare 1 liter of 1 liter of 20% H2SO4 required to prepare 20% of H2SO4 having density 1.25 gram per cc, 1.25 ग्राम पर सीसी। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूं, ये क्वेश्चन हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन है मोलारिटी का, यानी मोलारिटी में ज्यादा से ज्यादा इससे मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, ठीक। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन बन सकता है मोलारिटी पे अगर कोई बनाए तो, ठीक। बाकी तो सिंपल मोलारिटी निकालनी पिछली बार सिखाई, 4-5 क्वेश्चन वो करवाए थे। आज मैंने आपको मोलारिटी इक्वेशंस पे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक। वैसे तो हर इक्वेशन के साथ उसका एक क्वेश्चन समझाया था कि कैसे होगा, उसके बाद अभी भी करवाया, लेकिन ये क्वेश्चन देखिएगा, हमसे पूछा गया कि आपको 80% H2SO4 दिया गया है, जिसकी की डेंसिटी जो है, जिसकी डेंसिटी हमारे पास दे रखी है, कितनी डेंसिटी दे रखी है 1.8 ग्राम पर सीसी, ठीक है। इस सॉल्यूशन को यूज करना है और इससे 20% H2SO4 सॉल्यूशन बनाना है, जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सीसी हो, ठीक है जी। हमें सॉल्यूशन यूज ये करना है, ठीक, और उसमें ये बनाना है, इसको यूज करके ये बनाना है, यानी इसमें कुछ पानी वानी डालेंगे तो ये बनेगा। अब इसको करने के ना बड़े सारे तरीके हैं, पहले हम करेंगे लड्डू तरीका, ठीक है ना, लड्डू तरीका जो लड्डू लोग करवाते हैं, ठीक है। तो भैया लड्डू तरीका कैसे हो, लड्डू तरीका, लड्डू मेथड,
देखो भाई, लड्डू मेथड तो ये है कि हमारे पास एक है 80% H2SO4 और डेंसिटी उसकी दे रखी है, और दूसरा है 20% H2SO4, डेंसिटी इसकी भी दे रखी है 1.8 ग्राम पर सीसी पर मिलीलीटर, और इसकी डेंसिटी भी 1.25 ग्राम पर सीसी यानी पर मिलीलीटर। अब आप ऐसा करो कि भैया आप इसकी मोलैरिटी निकाल लो और इसकी भी मोलैरिटी निकाल लो। ठीक, इसकी मोलैरिटी को M1 लिख लो, इसकी वॉल्यूम V1 हमने निकालनी है। इसकी मोलैरिटी M2 लिख लो, इसकी वॉल्यूम V2 तो बोला है 1 लीटर बनानी है, हमें बोला 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन बनाना है। तो सिंपल बात है, इसकी मोलैरिटी निकालो, इसकी मोलैरिटी निकालो, और फाइनली M1 V1 शुड बी इक्वल टू M2 V2 का डालो, उससे तुम्हें V1 निकल जाएगा। समझ में आई? जैसे बात समझ लो दोबारा, 80% का मतलब है 80 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ। यानी वेट ऑफ H2SO4 वो 80 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है। ठीक, अब हमें कल फॉर्मूला आपको बताया था मोलैरिटी का, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, वॉल्यूम की जगह लिख सकते थे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी इनटू 1000। बोलो, यही फॉर्मूला लिखवाया था आपको डेंसिटी वाला? जब डेंसिटी दी हो तो यही वाला फॉर्मूला होता था भाई। तो हमने यहां से निकाला मोलैरिटी, गिवन वेट इज 80, मोलर मास H2SO4 का 98, ये वेट 100 दे रखा है, डेंसिटी 1.8 दे रखी है, इनटू 1000 दे रखा है, ये इसकी मोलैरिटी निकल गई। सिमिलरली इसकी मोलैरिटी निकालनी थी M2, तो इसका वेट था 20 डिवाइडेड बाय 98, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 98 इनटू डेंसिटी इज 1.25 इनटू 100, ठीक, इनटू 1000। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? अब ऑब्वियसली इसकी मोलैरिटी, ये 1 ले लो, ये 1 ले लो, तो अब हमें पता था कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 होगा। इसकी मोलैरिटी यहां पुट की, इसकी मोलैरिटी यहां पुट की, वॉल्यूम हमें बोला इसका 1 लीटर बनाना है, यहां पुट किया, तो बस ये वाला वॉल्यूम बाहर निकाल लिया। दिस वाज द वॉल्यूम नीडेड ऑफ 80% H2SO4। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया यार? सिंपल ही तो है, 2 सॉल्यूशन दिए, इससे ये बनानी है, तो इसकी मोलैरिटी निकाली, इसकी मोलैरिटी निकाली, M1 V1 M2 V2। ठीक, ये लड्डू तरीका है, स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड के लिए स्मार्ट लोग चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मेथड के लिए थॉट होनी जरूरी है। ठीक है जी, उसके लिए हमारे को सिर्फ ये है कि हमें ये सॉल्यूशन बनाना है। स्मार्ट मेथड में हमने ये सोच लिया कि वी हैव टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ 20% H2SO4 having density 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें यह बनाना है, और इसके लिए हमें यहां से इस सॉल्यूशन से बनाना है। तो देखो, बड़ी इजी बात है, हम ये देख लें इसमें कितना H2SO4 का वेट है, उतना ही तो यहां से डालना है बस। ठीक, तो बेसिकली पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बेटा, सॉल्यूशन का वेट होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वेट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर इनटू डेंसिटी 1.25,
यानी 1250 ग्राम हमें बनाना है सॉल्यूशन। 1250 ग्राम सॉल्यूशन हमें बनाना है बेटा, ठीक है। उसमें H2SO4 कितना है? वेट ऑफ H2SO4 वो है 20%, यानी 20% ऑफ 1250, 20% ऑफ 1250 वो आ गया 250। क्यों जी? 250 आ गया ना, तो 250 ग्राम H2SO4 मेरे को चाहिए, 250 ग्राम H2SO4 मेरे को चाहिए, ठीक है जी। अब यहां का भी मास निकाल लेते हैं भाई, ठीक। यहां पे H2SO4 का कितना वेट चाहिए, या सिंपली हम ये दे सकते थे कि यहां जो H2SO4 है वो 80% है, ठीक। तो यहां अगर मान लो इसका 20 मिलीलीटर मेरे को चाहिए, कितना चाहिए? 20 मिलीलीटर टू फॉर्म दिस, तो हम ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ 80% H2SO4 solution needed कितना भाई? वेट होता है हमेशा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता नहीं है, पर डेंसिटी पता है। कितनी डेंसिटी है? 1.8 ग्राम, ये वेट चाहिए। और इसमें वेट ऑफ H2SO4 कितना है? वेट ऑफ H2SO4 कितना है? 80%, यानी 80 ऑफ 100 ऑफ 1.8V, ये 1.8V आया था ना, ये H2SO4 का वेट हो गया। और ये होना कितना चाहिए था? ये 250 के बराबर ही तो होना चाहिए, उतना ही तो वेट चाहिए। तो इसका मतलब 80/100 इंटू 1.8V शुड बी इक्वल टू 250। V निकाल के बाहर फेंको। यानी सिंपल मैंने क्या काम किया, इस सॉल्यूशन का वेट लिया, उसमें H2SO4 का वेट निकाला, इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम को V मान लिया, V मान के उसका वेट निकाला, उसमें H2SO4 का वेट निकाल के इसके बराबर इक्वेट कर दिया, सिंपल। इसमें पहले ये सॉल्व करोगे, फिर ये सॉल्व करोगे, फिर M1V1 M2V2 सॉल्व करोगे, ये लंबा तरीका हो जाएगा। स्मार्ट मेथड जो है ये देखने में मैंने एक एक पॉइंट लिखा इसलिए लंबा लग रहा है, अदरवाइज लंबा नहीं है। इसमें क्या है, इस सॉल्यूशन का वेट निकाला, उसमें H2SO4 का वेट निकाला, फिर दूसरा सॉल्यूशन जिससे बनाना है उसमें वॉल्यूम V मान लिया, उसका वेट निकाला, उससे H2SO4 का वेट निकाल के इक्वेट कर दिया, V एक चुटकी में सामने आ गया भाई। मेरी बात समझ में आई? तो बोलो लल्लू मेथड या फिर स्मार्ट मेथड, दोनों ही समझ में आए कि नहीं आए? हमारा समझा स्मार्ट वाला। अरे यार सिंपल बात है भाई, जो सॉल्यूशन चाहिए उसमें H2SO4 का वेट निकाल, और जिसमें चाहिए उसमें H2SO4 का वेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल ले, वॉल्यूम को V मान ले और इक्वेट कर दे। यहां पे हमारे पास जो वेट आया था H2SO4 का, इससे हमने बोला वॉल्यूम वेट, हमारे को वॉल्यूम दिया था इसका 1 लीटर, ठीक। डेंसिटी ये थी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से वेट निकाला सॉल्यूशन का। उस सॉल्यूशन में 20% क्या है? H2SO4, तो H2SO4 का वेट निकाल दिया। जिस सॉल्यूशन से उसको बनाना था, जिसका वॉल्यूम हमें नहीं पता था, उसका वॉल्यूम V मान लिया, डेंसिटी तो उसकी दी है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है जी। उसका 80% हमारे पास क्या है? H2SO4, तो 80% इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वो H2SO4 का वेट, वो होना चाहिए इसके बराबर, इतना ही वेट चाहिए था, तो 250 के बराबर इसके बराबर, इसको इक्वेट करके V निकाल दिया। क्या दिक्कत है भाई इसमें? बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं यार? यस सर। स्मार्ट मेथड इज फॉर स्मार्ट पीपल विच वांट टू अप्लाई ब्रेन्स, ठीक। अदरवाइज ये सिंपल मेथड है भाई, ये 2+2 सारे ही टीचर करवाएंगे, ठीक। यहां से थॉट जनरेट होती है कि हमारे को H2SO4 का वेट सेम रखना था, दैट्स बस। हमने पहली सॉल्यूशन से H2SO4 का वेट निकाला, दूसरी सॉल्यूशन से H2SO4 का वेट निकाला, उसमें वॉल्यूम नहीं पता था, वॉल्यूम को V मान लिया, H2SO4 का वेट उस पर निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, V आ गया, ठीक।
पर ये क्वेश्चन और भी आगे जा सकता है। मान लो ये तो हमने बोला इसकी वॉल्यूम कितनी यूज हुई, इसकी वॉल्यूम कितनी यूज हुई से यहां से हमने जब निकाला तो ये 173.5 आ रहा है, ये वॉल्यूम आ रहा है 173.5 या 173.6 मिलीलीटर आ रहा है। कि अगर मैं इस सॉल्यूशन का 173.6 मिलीलीटर यूज कर लूं विद वाटर और इसका 1 लीटर बना दूं तो ऑब्वियसली हमारे पास इससे ये सॉल्यूशन बन जाए। पर अगला क्वेश्चन हो सकता है हाउ मच वाटर कैन बी एडेड, हाउ मच वाटर हैज टू बी एडेड, हैज टू बी एडेड, कितना वाटर डालना पड़ेगा, ये अगला पार्ट हो सकता है क्वेश्चन। हो सकता है इसमें सीधा ये पूछा होता कितना वाटर डालना पड़ेगा, जब हमने इससे ये बनाया तो कितना वाटर डालना पड़ेगा। तो बेटा ये तो वॉल्यूम यूज हो गया इसका, पर बनाना था टोटल ये, ठीक। तो वॉल्यूम नीडेड कितना था भाई, वॉल्यूम नीडेड था 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, वॉल्यूम नीडेड 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, और वॉल्यूम यूज्ड कितना है 173.6। तो बाकी किसका वॉल्यूम है भाई, ये इस वाली चीज का वॉल्यूम है और टोटल चाहिए 1000, तो बाकी किसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड, अगर मैं इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड निकालूं तो बेटा 1000 में से माइनस कर देना 173.6, तो बचा हुआ वॉल्यूम किसका है, वाटर का ही तो है। हमने ये वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का डाला, पर बनाना था 1 लीटर, तो भैया 1 लीटर में बाकी क्या डाला, ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, बाकी डाला वाटर, तो भैया इसलिए वाटर दिस में से दिस माइनस हो गया। बोलो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड समझ में आया कैसे निकालना होगा। ओके, अब ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास नोट्स भेज दिए गए हुए हैं, ठीक। नोट्स में मोलैरिटी के बाद कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल होंगे, ठीक। उन सभी सॉल्व्ड एग्जांपल को आप सॉल्व करेंगे विदाउट नकल मारे, विदाउट देखे, और जो फंसेगा उसको देखना है, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। तो आज मैंने मोलैरिटी और मोलैरिटी इक्वेशंस कंप्लीट करवा दिया, लेकिन अब खास बात सनी में भेज देता हूं भाई, ठीक। अब तुम नहीं ले जा सके वहां से, मैं तो इतनी बार बोल दिया यार, इतनी बार बोल दिया कि वहां से ले लेना, वहां से ले लेना, ठीक है। अब नहीं आए तो उसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं भेज दूंगा आपको प्रिंट आउट, आप निकालते रहो, ठीक। और जब कभी यहाँ आ जाओगे या जब कभी भी आपका ऑफलाइन हो जाएगा या जब कभी भी लॉकडाउन खुल जाएगा तो ले जाना भाई, ठीक। तो देखो भाई, अब कल की क्लास का फटाफट से बात कर लेते हैं, आज तो हो गया।